रामगढ़ के छोटे धूप वाले गांव में, जो हरी भरी पहाड़ियों और सुनहरी सरसों के खेतों के बीच बसा था, राहुल नाम का एक लड़का रहता था। उसे पूरे गांव में अपने दयालु दिल और कोमल मुस्कान के लिए जाना जाता था। भले ही जिंदगी उसके साथ बहुत मेहरबान नहीं थी। राहुल अनाथ था और उसका अपना कोई परिवार नहीं था, सिवाय उसके छोटे साथी मोटू नाम के एक चालाक और चंचल बंदर के। वे दोनों एक दूसरे से कभी अलग नहीं होते थे। जो भी खाने को मिलता वो बांटते थे और जहां भी छाया मिलती वहां आराम करते थे। उनके दिन गांव की धूल भरी गलियों में घूमते हुए बीतते थे। उनके पेट अक्सर भूख से गुड़गुड़ाते रहते थे, जो आसमान में सूरज की तरह हमेशा रहती थी। उनका घर गांव के बिल्कुल किनारे पर मिट्टी और पुआल की एक छोटी टूटी फूटी झोपड़ी थी। मॉनसून की बारिश में छत टपकती थी और दीवारें ठंडी सर्दियों की हवाओं से ज्यादा सुरक्षा नहीं देती थीं। फिर भी इन मामूली दीवारों के अंदर हमेशा गर्माहट रहती थी, एक ऐसी दोस्ती की गर्माहट जो पवित्र और अटल थी। मोटू अपनी बड़ी भूरी आंखों और भावपूर्ण चेहरे के साथ सिर्फ एक पालतू जानवर से ज्यादा था। वह राहुल का भाई, उसका हमदर्द और हर छोटे एडवेंचर में उसका साथी था। वह अक्सर गांव वालों के लिए मजेदार ट्रिक्स करता था। राहुल के बजाय एक छोटे ढोल की ताल पर कूदता और नाचता था। उम्मीद करता था कि उसे कुछ सिक्के या रोटी का टुकड़ा मिल जाए। जिंदगी रोज का संघर्ष थी। कुछ दिन उन्हें एक दयालु दुकानदार से कुछ बासी रोटियां मिलती थीं या एक उदार किसान से मुट्ठी भर चावल मिलते थे। बाकी दिनों में उन्हें जंगल में मिली जंगली बेरीज से काम चलाना पड़ता था या बस खाली पेट सोना पड़ता था। अपनी गरीबी के बावजूद राहुल ने कभी अपनी हिम्मत नहीं हारी। वह अक्सर अपनी थोड़ी सी कमाई दूसरे भूखे बच्चों या आवारा जानवरों के साथ बांटता था। उसकी दयालुता में विश्वास अटल था। वह उस दिन का सपना देखता था जब उसके और मोटू के पास एक अच्छा खाना होगा, उनके सिर पर एक मजबूत छत होगी और शायद, बस शायद, एक ऐसी जिंदगी होगी जहां उन्हें यह चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि उनका अगला खाना कहां से होगा। एक गर्म दोपहर जब राहुल और मोटू एक बड़े बरगद के पेड़ की ठंडी छाया में बैठे थे, एक लंबे दिन की भीख मांगने के बाद थके और निराश महसूस कर रहे थे। उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली थी। वे दुनिया को गुजरते हुए देख रहे थे। बच्चे दूर हंस रहे थे और खेल रहे थे। उनके रंगीन कपड़े राहुल के फटे हुए कपड़ों से बिल्कुल अलग थे। उसने आह भरी मोटू के मुलायम रोयों को धीरे से सहलाया। छोटा बंदर धीरे से चहचहाया, जैसे उसे दिलासा देने की कोशिश कर रहा हो। राहुल ने विशाल नीले आसमान की ओर देखा और एक खामोश प्रार्थना फुसफुसाई, थोड़ी सी खुशी की एक साधारण इच्छा, यह जाने बिना कि उसकी जिंदगी उस तरह से बदलने वाली थी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही सूरज ढलना शुरू हुआ और गांव के चौक में लंबी परछाइयां पड़ने लगीं, एक रहस्यमयी आकृति प्रकट हुई। वह एक बूढ़ा साधु था जिसकी लंबी बहती हुई सफेद दाढ़ी थी और आंखें प्राचीन ज्ञान से चमक रही थीं। वह एक लकड़ी की लाठी के सहारे स्थिर चाल से चल रहा था और उसके भगवा वस्त्र शाम की रोशनी में चमक रहे थे। गांव वाले आपस में फुसफुसा रहे थे, क्योंकि ऐसे पवित्र पुरुष उनके रामगढ़ के मामूली गांव में शायद ही कभी आते थे। साधु सीधे बरगद के पेड़ की ओर बढ़ा और राहुल के सामने रुक गया। उसकी नजरें कोमल और जानकार थीं। राहुल चौंक कर तुरंत खड़ा हो गया और सम्मानपूर्वक अपना सिर झुकाया। मोटू ने अपने कंधे से हाव भाव की नकल की। साधु मुस्कुराया, एक गर्म और आश्वस्त करने वाला भाव जिसने तुरंत राहुल को सहज कर दिया। मैं तुम्हें देख रहा हूं बच्चे, साधु ने कहा। उसकी आवाज नदी की तरह शांत और गहरी थी। मैंने तुम्हारे दिल की दयालुता देखी है। तुम अपने पास जो कुछ भी है वह बांटते हो और तुम सभी जीवित प्राणियों की परवाह करते हो। ऐसी अच्छाई को इनाम नहीं मिलना चाहिए। राहुल अवाक होकर सुनता रहा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे पहले कभी इतनी अहमियत से नहीं बोला गया था। उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे, इसलिए उसने बस सिर हिलाया। उसकी आंखें डर और जिज्ञासा के मिश्रण से चौड़ी थीं। मोटू उत्साह से चहचहाया, ये महसूस करते हुए कि यह कोई साधारण मुठभेड़ नहीं थी। अपने कपड़ों की परतों में हाथ डालकर साधु ने एक छोटा मुड़ा हुआ चर्म पत्र निकाला जो उम्र के कारण पीला पड़ गया था और एक साधारण लाल धागे से बंधा था। उसने उसे राहुल की ओर बढ़ाया। यह तुम्हारे लिए है, उसने समझाया। यह एक नक्शा है, एक ऐसा नक्शा जो एक महान आश्चर्य के स्थान की ओर ले जाता है। गांव के उस पार काली पहाड़ियों में एक छिपी हुई गुफा। इस गुफा के अंदर एक खजाना तुम्हारा इंतजार कर रहा है, लेकिन सावधान रहना, रास्ता आसान नहीं है।
और खजाना वैसा नहीं है जैसा लगता है। तुम्हारा दिल ही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक होगा। राहुल एक पल के लिए हिचकिचाया। उसके हाथ कांप रहे थे। जैसे ही उसने प्राचीन नक्शा लेने के लिए हाथ बढ़ाया, ये उसके हाथ में गर्म और अजीब तरह से जीवित महसूस हुआ। इससे पहले कि राहुल कोई सवाल पूछ पाता, साधु मुड़ा और चला गया। जैसे रहस्यमय तरीके से आया था, वैसे ही गोदूली में गायब हो गया। राहुल बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा रह गया। पुराना नक्शा कसकर उसके हाथ में था। उसने उसे सावधानी से खोला। चर्मपत्र पर अजीब प्रतीक और रेखाएं थीं, जो घने जंगल से और गांव के ऊपर फैली हुई अंधेरी भयावह पहाड़ियों तक एक रास्ता दिखा रही थी। नक्शे पर एक बिंदु पर एक छोटे चमकते दीपक का चित्र बना था। उत्साह और आशा की लहर, ऐसी भावनाएं जो उसने लंबे समय से महसूस नहीं की थी, उसके अंदर दौड़ गई। उसे लगा कि यह नक्शा उसके और मोटू के लिए एक नई शुरुआत की कुंजी था। अगली सुबह जैसे ही भोर की पहली किरणें आसमान को नारंगी और गुलाबी रंगों से रंग रही थीं, राहुल और मोटू अपने महान साहसिक कार्य पर निकल पड़े। अपने कमरबंद में सुरक्षित रूप से नक्शा और एक पानी का बर्तन और 2 सूखी रोटियां वाला एक छोटा बंडल रखकर राहुल को प्रत्याशा का रोमांच महसूस हुआ। मोटू खुशी से चहचहाया, आगे बढ़ता और फिर वापस दौड़ता, जैसे अपने दोस्त को तेजी से चलने के लिए कह रहा हो। रास्ता उन्हें परिचित गांव से दूर घने जंगली जंगल में ले गया। हवा ठंडी हो गई और गांव की आवाजें अनसुने पक्षियों के चहचहाने और हल्की हवा में पत्तियों की सरसराहट से बदल गईं। उन्होंने नक्शे पर बने निशानों का सावधानी से पालन किया, फिसलन भरी पत्थरों पर कूदकर एक बहती हुई धारा को पार किया और कांटेदार झाड़ियों के घने झुंडों को पार किया। यात्रा राहुल की कल्पना से कहीं ज्यादा मुश्किल थी। सूरज ऊंचा चढ़ गया और उसके माथे पर पसीना आ गया। मोटू, हमेशा हंसमुख साथी, कभी कभी उनके खाने के लिए जंगली बेरीज ढूंढता। उसकी चंचल हरकतें राहुल की आत्माओं को ऊंचा रखती। घंटों चलने के बाद वे आखिरकार काली पहाड़ियों की तलहटी तक पहुंचे। पहाड़ियां थोड़ी डरावनी और विशाल दिख रही थीं। उनके काले चट्टानी चेहरे सोते हुए दिग्गजों की तरह जंगल पर छाए हुए थे। नक्शे के अनुसार गुफा इन्हीं ढलानों पर कहीं छिपी हुई थी। चर्मपत्र पर अंतिम घुमावदार रेखा का पालन करते हुए वे एक खड़ी चट्टानी पगडंडी पर चढ़ गए। रास्ता संकरा और खतरनाक था और राहुल को हर कदम पर सावधान रहना पड़ा। मोटू, एक बंदर होने के नाते, आसानी से इलाके में चला गया। उसके छोटे हाथ और पैर सबसे छोटे किनारों पर भी पकड़ बना रहे थे। आखिरकार वे एक ऐसी जगह पर पहुंचे जो नक्शे पर बनी ड्राइंग की तरह दिख रही थी। एक बड़ी सपाट चट्टान जो हरी काई से ढकी हुई थी, जो उसके पीछे एक अंधेरे उद्घाटन को लगभग पूरी तरह से छिपा रही थी। एड्रेनालाइन के एक उछाल के साथ राहुल ने भारी चट्टान को धक्का दिया। यह एक धीमी गड़गड़ाहट के साथ हिल गया, जिससे एक अंधेरी और रहस्यमयी गुफा का प्रवेश द्वार खुल गया। एक गहरी सांस लेते हुए राहुल अंदर चला गया। मोटू कसकर उसके कंधे से चिपटा हुआ था। अंदर की हवा ठंडी और नम थी और एकमात्र प्रकाश उनके पीछे के प्रवेश द्वार से आ रहा था। जैसे ही उनकी आंखें अंधेरे से समायोजित हुईं, उन्होंने देखा कि गुफा उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ी थी। यह एक विशाल गुफा थी जो चमकते हुए क्रिस्टल से भरी हुई थी, जो हल्की रोशनी को दर्शाते थे, जिससे दीवारें चमक उठती थीं। और वहां गुफा के ठीक बीच में एक प्राकृतिक पत्थर के चबूतरे पर एक छोटा अलंकृत तेल का दीपक रखा था। यह पीतल का बना था और अपनी खुद की एक हल्की अलौकिक रोशनी से चमकता हुआ लग रहा था, जो हवा में नाचते हुए धूल के कणों को रोशन कर रहा था। राहुल श्रद्धा और आश्चर्य की भावना के साथ चबूतरे के पास पहुंचा। दीपक खूबसूरती से गढ़ा गया था। उसकी सतह पर जटिल नक्काशी थी। वह धूल की एक मोटी परत से ढका हुआ था, जैसे वह सदियों से वहीं इंतजार कर रहा हो। उसने हाथ बढ़ाया और उसे उठाया। वह जितना दिखता था उससे भारी था। एक अजीब एहसास उसके ऊपर छा गया, उत्साह और डर का मिश्रण। क्या यह वही खजाना था जिसके बारे में साधु ने बात की थी? यह तो बस एक पुराना दीपक था। थोड़ा निराश महसूस करते हुए उसने इसे साफ करने का फैसला किया, शायद नक्काशी को और साफ देखने के लिए। उसने अपनी फटी हुई कमीज का एक कोना लिया और उसके किनारे से धूल हटाने लगा। अचानक दीपक उसके हाथों में तेजी से हिलने लगा। एक मोटा घूमता हुआ चमकीला नीला धुआं उसके मुंह से निकला, जिसने गुफा को एक चमकदार रोशनी और चमेली और तूफानों की हल्की गंध से भर दिया। राहुल सदमे में पीछे हट गया। दीपक धड़ाम से गिरा दिया। मोटू चीखा और राहुल के पैरों के पीछे छिप गया, अपनी चौड़ी डरी हुई आंखों से झांकता हुआ। धुआं ऊपर की ओर घूमता रहा, मुड़ता रहा
और घूमता रहा। आखिर में एक बड़े मांसपेशियों वाले व्यक्ति के आकार में बदल गया। यह एक जिन्न था। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। उसके सिर के ऊपर एक छोटी सी चोटी थी और उसने चमकीले रंगीन पतलून पहन रखे थे। उसने अपनी बाहें चौड़ी की और एक बड़ी जम्हाई ली। वाह, क्या नींद थी! 10,000 साल सच में गर्दन में अकड़न दे सकते हैं, जिन्न ने गरजते हुए कहा। उसकी आवाज गुफा में गूंज रही थी। वह हवा में तैरता रहा, अपनी बाहें मोड़कर, और हैरान लड़के और उसके डरे हुए बंदर को नीचे देखा। ठीक है, कौन है वह भाग्यशाली मालिक जिसने मुझे जगाया? चलो देखते हैं। ओह, ये तुम हो, एक बच्चा और एक बंदर। यह नया है। वह तब तक नीचे आया जब तक वह राहुल के सामने नहीं था। उसे जिज्ञासु आंखों से देख रहा था। मेरा नाम जॉनी है। जॉनी जिन्न, आपकी सेवा में। आपको 3 इच्छाएं मिलती हैं। मानक नियम लागू होते हैं और इच्छाएं मांगने की अनुमति नहीं है। लोगों को मौत से वापस लाने की अनुमति नहीं है और किसी को प्यार में पड़ने की अनुमति नहीं है। अब क्या चाहिए मालिक? राहुल अवाक था। वह अपने सामने तैरते हुए शानदार प्राणी को ही देख सका। एक असली जिन्न, ठीक वैसे ही जैसे उसकी दादी कहानियों में सुनाया करती थी। मोटू अपने शुरुआती डर से उभरकर तैरते हुए आदमी पर उत्सुकता से चहचहाया। जॉनी जिन्न ने बंदर को आंख मारी। मुझे तुम्हारा साइड किक पसंद है बच्चे, इसमें हिम्मत है। फिर उसने जोरदार धमाके के साथ अपने हाथ ताली बजाई, जिससे राहुल उछल पड़ा। तो चलो इस शो को शुरू करते हैं। तुम्हारी इच्छा मेरा आदेश है। तुम्हें सबसे पहले क्या चाहिए? शर्माओ मत। धन, एक राज्य, आमों की जीवन भर की आपूर्ति, आसमान ही सीमा है। खैर, लगभग। राहुल का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था, स्थिति की अविश्वसनीय वास्तविकता को समझने की कोशिश कर रहा था। शक्तिशाली जिन्न को देखते हुए मेरा दिमाग, जो आमतौर पर, आपको पता है, खाने और रहने की जगह के ख्यालों से भरा रहता था, बिल्कुल खाली हो गया। मैंने अपने खाली पेट, अपनी टपकती झोपड़ी और अपने फटे कपड़ों के बारे में सोचा। मैंने, खैर, बिना चिंता के जीवन के बारे में सोचा। अपनी सारी हिम्मत जुटाकर मैंने एक छोटी, कांपती हुई आवाज में कहा, मैं अमीर बनना चाहता हूं। मुझे एक बड़ा महल, अच्छे कपड़े और इतना खाना चाहिए कि कभी भूखा न रहूं। जॉनी जिन्न ने अपनी उंगलियां लहराते हुए चटकाई। हो गया मालिक, पहली इच्छा अभी आ रही है। पलक झपकते ही अंधेरी गुफा हमारे चारों ओर से गायब हो गई। उसकी जगह एक चकाचौंध भरी सफेद रोशनी आ गई। जब मैंने अपनी आंखें खोलीं तो मैं अब गुफा में नहीं था। मैं एक शानदार महल के भव्य हॉल में खड़ा था, जो ठीक उसी जगह पर बना था जहां मेरी विनम्र झोपड़ी कभी खड़ी थी। फर्श पॉलिश किए गए संगमरमर के बने थे, खंभे सोने से सजे थे और लंबी रेशमी पर्दे मेहराबदार खिड़कियों से हवा में लहरा रहे थे। मैंने बेहतरीन रेशम के कपड़े पहने हुए थे, जो चमकते हुए रत्नों से सजे थे। मोटू भी हैरान था। उसने एक छोटी कढ़ाई वाली जैकेट और एक छोटी टोपी पहन रखी थी। पास की एक लंबी मेज, ईमानदारी से कहूं तो, बस हर स्वादिष्ट भोजन से भरी हुई थी, सुगंधित बिरयानी से लेकर मीठी जलेबियों तक। यह मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा था। पहले कुछ दिनों तक मोटू और मैं स्वर्ग में रहे। हमने जी भरकर खाया, नरम पंख वाले बिस्तरों पर सोए और अपने विशाल नए घर के हर कोने की खोज की। गरीब भिखारी लड़के की अचानक अकठनीय धन की खबर पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। गांव वाले महल को अविश्वास में देखने आए। हालांकि इस नए धन के साथ जल्द ही समस्याओं का एक नया सेट आ गया। नौकर मेरे हर आदेश का पालन करते थे, लेकिन उनका सम्मान खोखला लगता था। जिन लोगों ने कभी मुझे अनदेखा किया था, वे अब मेरे पास झुंड बना रहे थे। उनकी मुस्कान लालच से भरी थी। सभी मेरी संपत्ति का एक टुकड़ा चाहते थे। मुझे उस समय से भी ज्यादा अकेला महसूस हुआ जब मैं गरीब था। सबसे बड़ी समस्या, हालांकि, राजा के मुख्यमंत्री विक्रम नाम के एक क्रूर और चालाक आदमी के रूप में था। विक्रम ईर्ष्या और संदेह से ग्रस्त था। एक भिखारी लड़का रातों रात इतनी संपत्ति कैसे हासिल कर सकता है? उसे विश्वास था कि मैंने खजाना चुराया था या काला जादू कर रहा था। विक्रम ने महल और उसकी सारी संपत्ति पर कब्जा करने की साजिश रचनी शुरू कर दी। उसने मेरी हर हरकत पर नजर रखने के लिए जासूस भेजे और राजा के दरबार में मेरे बारे में दुर्भावनापूर्ण अफवाहें फैलानी शुरू कर दी, जिससे राजा का दिमाग मेरे खिलाफ जहर से भर गया। जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि मेरी पहली इच्छा ने मुझे खुशी नहीं, बल्कि परछाइयों और डर से भरा महल दिया था। अपने आलीशान महल की उदासी के बीच मुझे खुशी की एक छोटी सी किरण मिली। अपनी बालकनी से
मैं अक्सर राजा की बेटी राजकुमारी मीरा को शाही बगीचों में फूलों की देखभाल करते हुए देखता था। वह जितनी दयालु थी उतनी ही खूबसूरत भी, और अपने लोगों के प्रति अपनी करुणा के लिए जानी जाती थी। मैं उसकी कोमल प्रकृति और दीप्तिमान मुस्कान से प्यार करने लगा। मैंने सीखा कि वह अक्सर जरूरतमंदों की मदद करने के लिए भेष बदलकर गांव आती थी। एक दिन मैंने आखिरकार उससे मिलने की हिम्मत जुटाई, और खैर हम जल्दी ही दोस्त बन गए, कहानियां और सपने साझा करते हुए। मीरा ने मेरी दौलत से परे देखा और गांव के उसी दयालु लड़के को पहचाना, लेकिन हमारी बढ़ती दोस्ती दुष्ट मंत्री विक्रम की नजर से नहीं बच पाई। उसने इसे अपनी बुरी योजना को अंजाम देने का एक सही अवसर देखा। मुझ पर राज्य के खिलाफ साजिश रचने का झूठा आरोप लगाते हुए और राजकुमारी के साथ मेरी दोस्ती को सबूत के तौर पर इस्तेमाल करते हुए विक्रम ने राजा को मुझे गिरफ्तार करने के लिए मना लिया। और तो और उसने राजकुमारी मीरा को शाही महल के सबसे ऊंचे बुर्ज में बंद कर दिया, यह दावा करते हुए कि यह उसकी अपनी सुरक्षा के लिए था। मैं टूट चुका था और हताश था। मेरी दौलत मंत्री की शक्ति और धोखे के खिलाफ बेकार थी। मैं जानता था कि केवल एक ही व्यक्ति मेरी मदद कर सकता था। अपने महल के एक गुप्त कक्ष में छिपकर मैंने जादुई दीपक निकाला और उसे रगड़ा। नीले धुएं के एक गुब्बार में जॉनी जिन्न प्रकट हुआ, हमेशा की तरह हंसमुख दिख रहा था। अरे बॉस, बहुत दिन हो गए। अमीर जिंदगी कैसी चल रही है? तुम थोड़े तनाव में दिख रहे हो। मैंने जल्दी से सब कुछ समझाया। मीरा के लिए मेरा प्यार, उसकी अन्यायपूर्ण कैद और मंत्री की बुरी योजना। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए जॉनी, मैंने विनती की। मेरी दूसरी इच्छा राजकुमारी मीरा को बुर्ज से बचाना है। जॉनी का चेहरा गंभीर हो गया। एक बचाव मिशन? अब यही तो मैं बात कर रहा हूं। एक राजकुमारी बचाव अभी आ रहा है। जॉनी की एक और उंगली के झटके से मोटू और मैं तुरंत बुर्ज के शीर्ष पर स्थित अंधेरे पत्थर के कक्ष में पहुंच गए, जहां मीरा को बंदी बनाया गया था। राजकुमारी मुझे देखकर बहुत खुश और राहत महसूस कर रही थी, लेकिन हमारा बचना आसान नहीं था। मंत्री विक्रम, जो गुप्त रूप से काले जादू में लिप्त था, ने हमारी उपस्थिति महसूस की। वह बुर्ज के दरवाजे पर प्रकट हुआ। उसका चेहरा एक दुष्ट मुस्कान में विकृत था। तो छोटे भिखारी लड़के के पास भी अपना कुछ जादू है, उसने ताना मारा, हमारी राह रोकने के लिए छाया और आग से बने जादुई गार्डों को बुलाते हुए। एक खतरनाक टकराव शुरू होने वाला था। परछाई वाले गार्ड हमारी ओर लपके उनकी जलती हुई तलवारें हवा में फुफकार रही थीं। मैं राजकुमारी मीरा के सामने सुरक्षात्मक रूप से खड़ा था। मेरा दिल डर से धड़क रहा था, लेकिन जॉनी जिन्न लड़ाई के लिए तैयार था। इसे मुझ पर छोड़ दो बॉस, वह हंसा, अपनी उंगलियां चटकाते हुए। यह जिन्न जित्सु का समय है। अपने हाथ के एक इशारे से उसने पानी की एक धारा बुलाई, जिसने आग के गार्डों को बुझा दिया, जिससे वे भाप में बदल गए। फिर उसने प्रकाश से मोटू के विशाल चंचल संस्करण बनाए, जिन्होंने छाया गार्डों को कमरे में तब तक पीछा किया जब तक वे कुछ भी नहीं रह गए। विक्रम क्रोधित होकर अपने सबसे शक्तिशाली मंत्रों को छोड़ दिया। उसने प्राचीन शब्द झपे और बुर्ज की पत्थर की दीवारें हिलने लगीं। उसने मेरी ओर अंधेरे ऊर्जा के बोल्ट फेंके, लेकिन जॉनी ने उन्हें आसानी से हटाने के लिए एक चमकती ढाल बनाई। क्या बस इतना ही है तुम्हारे पास? जॉनी ने ताना मारा। मेरी दादी इससे बेहतर मंत्र बोलती है और वह 5000 सालों से रिटायर है। लड़ाई जादुई शक्ति का एक शानदार प्रदर्शन था। विक्रम ने धुएं से बने जहरीले सांप बनाए और जॉनी ने उन्हें हानि रहित फूलों की माला में बदल दिया। मंत्री ने बुर्ज के अंदर एक चक्रवात बनाया और जॉनी ने उसे बस एक छोटी कांच की बोतल में बंद कर दिया। जबकि जॉनी मंत्री को व्यस्त रखता था, मैं जानता था कि मुझे खुद कुछ करना होगा। मैंने देखा कि विक्रम अपनी शक्ति अपनी गर्दन के चारों ओर लटकते हुए एक अंधेरे ताबीज से खींच रहा था। हर बार जब वह कोई मंत्र बोलता था तो वह एक बीमार बैंगनी रोशनी से चमकता था। मोटू, मैंने फुसफुसाया, ताबीज की ओर इशारा करते हुए। हार ले आओ। मेरी आज्ञा को तुरंत समझते हुए मोटू हरकत में आ गया। वह एक झाड़ फानूस पर कूद गया, अविश्वसनीय फुर्ती के साथ कमरे में झूल गया और सीधे हैरान मंत्री के कंधों पर उतरा। इससे पहले कि विक्रम प्रतिक्रिया कर पाता, मोटू ने उसकी गर्दन से ताबीज छीन लिया और मेरे पास वापस आ गया। अपनी शक्ति के स्रोत से वंचित विक्रम का जादू फुस हो गया। वह फिर से सिर्फ एक आदमी था, शक्तिहीन और हारा हुआ। राजा के शाही गार्ड शोर सुनकर कमरे में घुस आए
और मंत्री को राजकुमारी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हुए देखकर चौंक गए। राजकुमारी मीरा ने जल्दी से विक्रम की धोखेबाजी और उसने उसे कैसे कैद किया था समझाया। अंधेरे ताबीज के सबूत और राजकुमारी की गवाही के साथ मंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया और कालकोठरी में ले जाया गया। जॉनी और बहादुर मोटू की मदद से मैंने न केवल राजकुमारी को बचाया था बल्कि सच्चे खलनायक को भी उजागर किया था। राजकुमारी को बचाने और दुष्ट मंत्री का पर्दाफाश करने के बाद मुझे नायक के रूप में सराहा गया। राजा कृतज्ञता से भरे हुए और ईमानदारी से कहूं तो मुझ पर संदेह करने के लिए थोड़ा पछतावा करते हुए मुझे जो कुछ भी चाहिए था वह सब देने की पेशकश की। आधे राज्य, राजकुमारी का हाथ, अपार खजाने। लेकिन मैंने अपने भव्य महल को देखा और महसूस किया कि धन और शक्ति ने मुझे केवल परेशानी और चिंता ही दी थी। मैंने राजकुमारी मीरा को देखा जिसकी मुस्कान ही असली खजाना था जो मुझे मिला था। फिर मैंने अपने गांव रामगढ़ के बारे में सोचा, जहां लोग अभी भी हर दिन संघर्ष कर रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे मैं कभी करता था। मैं जानता था कि मेरी तीसरी और अंतिम इच्छा क्या होनी थी। मैंने एक शांत कोना ढूंढा और जॉनी को आखिरी बार बुलाया। जिन्न प्रकट हुआ, हमारी हालिया जीत पर गर्व महसूस कर रहा था। ठीक है बॉस, एक इच्छा बची है। क्या है भव्य समापन? एक बड़ा महल, तुम्हारा अपना निजी द्वीप। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें राजा बना दूं? मैंने सिर हिलाया और एक सच्ची शांत मुस्कान दी। नहीं जॉनी, मैंने धीरे से कहा, मैंने सीखा है कि धन और महल खुशी नहीं लाते। सच्ची खुशी दूसरों को खुश देखकर मिलती है। मेरी अंतिम इच्छा के लिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरे महल और मेरे धन को हटा दो। इसके बजाय मैं चाहता हूं कि तुम मेरे गांव रामगढ़ को समृद्ध और खुशहाल बनाओ। जॉनी जिन्ह ने मुझे देखा, उसकी शरारती मुस्कान गहरे सम्मान और प्रशंसा में बदल गई। यह सबसे अच्छी इच्छा है जो किसी ने कभी की है, उसने कहा। उसकी आवाज भावनाओं से भरी हुई थी। तुम्हारा दिल अच्छा है बच्चे, एक सच्चा सोने का दिल। अपनी उंगलियों के एक अंतिम शानदार झटके के साथ भव्य महल गायब हो गया। उसकी जगह मेरी पुरानी विनम्र झोपड़ी खड़ी थी, लेकिन अब वह मजबूत और अच्छी तरह से मरम्मत की गई थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि रामगढ़ के पूरे गांव में एक जादुई बदलाव आया। सूखे खेत हरे भरे हो गए, कुएं साफ मीठे पानी से भर गए और हर परिवार को अपने घरों में पर्याप्त भोजन और संसाधन मिले ताकि वे आराम से रह सकें। गांव वाले एक चमत्कार से जागे। वे सड़कों पर नाचते और गाते थे। उनके चेहरे खुशी और कृतज्ञता से भरे थे। दुष्ट मंत्री विक्रम अपनी शक्ति और जादू से वंचित हमेशा के लिए राज्य से निर्वासित कर दिया गया। उसे एकांत जीवन जीने और अपने लालच पर विचार करने के लिए मजबूर किया गया। मैं अब राजकुमार नहीं था, बल्कि फिर से एक साधारण गांव वाला था और मुझे शांति और खुशी की गहरी भावना महसूस हुई जिसे कोई भी सोना कभी नहीं खरीद सकता था। मैंने अपनी अंतिम इच्छा अपने लिए नहीं बल्कि सभी के लिए इस्तेमाल की थी और ऐसा करके मैंने धन का सबसे सच्चा रूप पाया था। तीसरी इच्छा पूरी होने के साथ जॉनी जिन्न में भी बदलाव आया। उसकी कलाइयों पर हल्के से दिख रहे सुनहरे बंधन चमक उठे और धूल में घुल गए। वह अब दीपक से बंधा नहीं था, वह आजाद था। वह मेरे पास नीचे आया, उसके चेहरे पर अपार कृतज्ञता थी। धन्यवाद राहुल, उसने ईमानदारी से कहा। तुम्हारी निस्वार्थ इच्छा ने मेरे श्राप को तोड़ दिया है। 10,000 साल बाद मैं आखिरकार आजाद हूं। मैं अपने दोस्त के लिए खुश था, लेकिन उसे जाते हुए देखकर थोड़ा दुखी भी था। क्या मैं तुम्हें फिर कभी देख पाऊंगा? मैंने पूछा। मेरी आवाज भावनाओं से भरी हुई थी। जॉनी ने मेरे कंधे पर एक दोस्ताना हाथ रखा। आजादी का मतलब अलविदा नहीं होता, उसने गर्म मुस्कान के साथ कहा। इसका मतलब बस ये है कि मैं जहां चाहूं वहां जा सकता हूं। लेकिन मैं तुमसे यह वादा करता हूं, अगर तुम या रामगढ़ के लोग कभी सच में जरूरत में हो तो बस हवा में मेरा नाम पुकारना और मैं तुम्हें सुनूंगा। मैं हमेशा इस गांव का दोस्त रहूंगा। मुझे एक अंतिम हंसमुख सलाम और मोटू को एक चंचल सलाम करते हुए जॉनी जिन्न आसमान में उड़ गया। बादलों में गायब होने से पहले एक छोटा चमकता हुआ नीला बिंदु बन गया। अपने पीछे दयालुता और जादू की विरासत छोड़ गया। मैं अपने साधारण जीवन में लौट आया, लेकिन सब कुछ बदल गया था। रामगढ़ गांव समृद्ध हुआ। उपजाऊ जमीन और भरपूर पानी के साथ कोई भी फिर कभी भूखा नहीं रहा। लोग एक साथ काम करते थे, अपनी किस्मत साझा करते थे और सद्भाव में रहते थे। मैं सभी द्वारा सम्मानित और प्यार किया जाता था और मैंने दयालु राजकुमारी मीरा से शादी की, जिसने शाही दरबार के विलासिता के बजाय
मेरे साथ सादगी का जीवन चुना। हम अपनी छोटी मजबूत झोपड़ी में रहते थे। हमारा घर सोने से नहीं बल्कि प्यार, हंसी और हमारे दोस्त मोटू बंदर की खुशहाल चहचहाहट से भरा था। मैंने वह सबक कभी नहीं भूला जो मैंने सीखा था। मैं अक्सर गांव के बच्चों को जादुई दीपक की कहानी सुनाता था, धन और शक्ति की कहानी के रूप में नहीं बल्कि लालच के खतरों और दयालुता की अविश्वसनीय शक्ति के बारे में एक कहानी के रूप में। मैंने उन्हें सिखाया कि दुनिया में असली जादू जिन्न की इच्छा में नहीं बल्कि एक मददगार हाथ में, एक दयालु दिल में और दूसरों के साथ साझा करने की साधारण खुशी में पाया जाता है। और इस तरह वह लड़का जिसने कुछ भी नहीं से शुरुआत की थी, उसे सब कुछ मिल गया जो सच में मायने रखता था, यह साबित करते हुए कि सबसे बड़ा खजाना प्यार और उदारता से भरा दिल है।